नीता अपने कमरे में बैठ के खिड़की से बाहर ढलते हुए लाल सूरज को देख रही थी। आज भी ये उतने ही सुंदर और लालिमा लिए हुए था जैसे रोज होता है, पर आज उसको देखने में नीता को अलग ही आभास हो रहा था। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि पहली बार आज कोई ऐसा रिश्ता आया था जिसे देखते ही उसने अपना दिल दे दिया था। नीता एक 5 फुट 3 इंच की पतली सी लड़की, जिसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, मानो हाथ लगा दिया तो गंदी हो जाएगी ऐसा था। 2 गोल गोल मोटी मोटी एकदम काली आंखें, पतले पतले गुलाबी ओठ, लंबे बाल, मानो सावन के सारे काले बादल उसके सर पर ही बैठे हो। अभी बीएससी पास किया था उसने। वो एमएससी भी करना चाहती थी, पर पापा की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते वो आगे कुछ बोल नहीं पाई थी। माँ उसकी बचपन में ही गुजर गई थी। रिश्तेदार भी कानाफूसी करते रहते थे कि पता नहीं किस दिन सत्येंद्र मिश्रा जी चल बसे और इस लड़की की जिम्मेदारियां हम पर आ जाएगी। सब बस दिन रात मिश्रा जी को यही पहाड़ा पढ़ाते रहते थे कि जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसको विदा करो और गंगा नहाओ। मिश्रा जी भी यही सोचते थे कि उनके बाद पता नहीं नीता का क्या होगा। सो उन्होंने सारी रिश्तेदारी में बोल के रखा था कि कोई सुयोग वर अगर किसी की नज़र में आए तो तुरंत खबर करें। पिछले हफ्ते ही किसी ने सागर के बारे में मिश्रा जी से बताया था। मिश्रा जी भी बिना समय व्यर्थ किए सागर को देख आए थे और अपनी तरफ से रिश्ता वो पक्का कर आए थे। अब बारी सागर और उसके परिवार को नीता को देखने की थी। सो रविवार का दिन मुकर्रर हुआ, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी भी होती है। सागर एक 5 फुट 8 इंच लंबा सुडौल, थोड़ा सांवला, दिखने में सुंदर चेहरे वाला लड़का था। वो नोएडा की किसी आईटी कंपनी में काम करता था, ठीक ठाक पैसे कमाता था। आज सुबह ही वह सब नीता के घर आए थे और नीता को देखकर तुरंत हाँ बोल दिया। जब सागर और नीता को बगल वाले कमरे में अकेला भेजा गया, वहाँ भी सागर कुछ बोल नहीं पाया। बस 1-2 बार नीता को देखा और सर नीचे करके बैठा रहा, मानो उसको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा हो कि इतनी सुंदर लड़की से उसकी शादी कैसे हो सकती है। जाते जाते बस उसने इतना बोला कि मेरी हाँ है, अब तुम देख लो। और नीता तो जैसे इसी बात के इंतज़ार में थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सर नीचे करके मुस्कुरा दी। तभी पड़ोस वाली भाभी उसके पास आई और पूछा, क्या फ़ैसला है? नीता बोली, मुझे क्या पता, जैसे पापा को ठीक लगे। भाभी ने बाहर जाके सबको ये बताई। सब खुश हुए और नीता को शगुन देकर चले गए। फ़ोन की घंटी से नीता का ध्यान टूटा और सारे दिन की सोच से वो बाहर आई। कोई अनजान नंबर था। उसने जिज्ञासा से फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हाय कैसी हो, मैं सागर। नीता की तो मानो सांसें ही रुक गई। थोड़ा नॉर्मल होने पर उसने बात की। बातों बातों में सागर ने बताया कि भाभी ने जाते हुए उसका नंबर सागर को दिया था। अब बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दिन भर वो एक दूसरे से बात करते रहते थे। 1 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हुई थी। रखा हुआ दिन झट से आ खड़ा हुआ। आज नीता की शादी थी। टमाटर रंग के लहंगे में वो किसी परी के जैसे दिख रही थी। सागर की नज़रों उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसकी बहन उसको बार बार कमेंट मार रही थी और वो मुस्कुरा जा रहा था। उसके सारे दोस्त भी रह रह कर उसको बोल रहे थे कि लंगूर को अंगूर मिल गया। क्या किस्मत है तेरी सागर। कुछ ही घंटों में वो अपनी असली घर यानी अपने ससुराल में थी। पापा को छोड़कर आते हुए उसका रोना भी बहुत आया, पर फिर सबने समझाया कि ये दिन तो हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। घर आकर उसका खूब आदर सत्कार हुआ, सारी रस्में निभाई गई। कुछ ही देर में वो सबसे ऐसे घुल मिल गई
मानो हमेशा से यहीं रहती आई हो। खासकर सागर की बहन निम्मी तो उसकी पक्की सहेली बन गई थी। दोपहर के 2 बज गए थे। खाना खा के सब उबासियाँ मार रहे थे। तभी सागर की माँ कमरे में आई और निम्मी को बोली, जा भाभी के लिए भी खाना परोस ला और सागर को भी आवाज़ लगा ले, वो भी खा लेगा। भैया तो कहीं सो रहा होगा, रहने दो, मैं ही आज भाभी के साथ खा लेती हूँ, उन्हें तो रोज़ खाना है अब इनके साथ। इतने में सागर भी आ गया उबासियाँ लेता हुआ। क्या चल रहा है यहाँ, बोलकर वहीं बैठ गया। निम्मी ने सबके लिए खाना परोस दिया और वो सब खाने लगे। इधर उधर की बातें चलने लगी कि तभी मम्मी ने निम्मी को आवाज़ लगाई। निम्मी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कमरे में सिर्फ नीता और सागर थे। नीता का हाल बुरा था। एक तो पूरी रात की थकान और ऊपर से सागर के साथ अकेले, ये सोचकर ही उसकी भूख भाग गई थी। सागर ने बात शुरू की, तुम्हें यहाँ सब ठीक तो लग रहा है ना? नीता ने हाँ में सर हिला दिया पर आंखें उठा के नहीं देखा। सागर बोला, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, तुम्हें एक आँख वाले से ब्याह दिया। ये सुनकर नीता ने जैसे ही ऊपर देखा, सागर हंस दिया और फिर दोनों खूब हंसे। दोनों की बातें शुरू हो गई थी। नीता अपनी किस्मत पर इतरा रही थी कि कितना अच्छा घर और पति दिया है भगवान ने उसे। तभी निम्मी वहाँ आई और बोली कि कोई रस्म पूरी करनी है, भाभी को बाहर बुला रहे हैं। नीता फौरन उठ के चली गई। सागर बस देखता रह गया। शाम के 5 बज गए थे। नीता भी वापस आ गई थी। कुछ गीत का प्रोग्राम था शाम को, सब उसकी तैयारियां में लगे थे। शाम को प्रोग्राम में नीता ने एक बहुत सुंदर भजन से शुरुआत की, फिर 2-3 गीत गाए। पड़ोस की औरतें तो मानो पागल हो गई थी उसके पीछे। अरे सागर, कितनी अच्छी बहू लाया है, कितना अच्छा गाती है, कितना सुरीला गला है इनका, इनके तो भाग ही खुल गए। ये सब सुनकर सागर की माँ खूब इतरा रही थी। प्रोग्राम खत्म होते होते 8 बज गए। सब अपने घर गए। खाना शुरू हुआ कि तभी सागर के दोस्त आ गए और उसको लिवा ले गए, ये बोल के कि सब दोस्त थोड़ी देर साथ बैठेंगे। सागर भी मना नहीं कर पाया, चला गया उनके साथ। सागर को गए काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 10 बजे थे। नीता बुरी तरह से थक चुकी थी। अभी वो अपने कमरे में ही सोई थी। लेटते ही लेटते उसकी आंख लग गई। रात के करीब 12 बजे लोगों के शोर से उसकी आंख खुली। बाहर कुछ शोर हो रहा था। उसने मम्मी की आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसका मन बेचैन सा हो गया। वो धीरे से दरवाजे से सटकर सुनने की कोशिश करने लगी। कोई महिला बोल रही थी कि कैसे पैर पड़े हैं महारानी के, घर का दीपक ही बुझा दिया, ये तो अकेला लड़का था, इनका अब क्या होगा। ये सुनकर नीता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसको समझते देर नहीं लगी कि कोई अनहोनी हो गई है। तभी निम्मी कमरे में आई और उससे लिपट के रोने लगी। नीता को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो रो भी नहीं पा रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और तभी वो बेहोश हो गई। जब आँख खुली तब तक मिश्रा जी भी आ गए थे। उनसे लिपट कर वो खूब रोई। कोई कह रहा था कि विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। जितने मुँह उतनी बातें चल रही थी। किसी ने कहा कि आज भला पीने की क्या ज़रूरत थी, और अगर पीनी भी थी तो घर बैठकर पी सकते थे। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। शराब पीकर एक बाइक पर 3 लोग बैठे थे। सागर बाइक चला रहा था। सब नशे में धुत थे और खड़े हुए ट्रक में पीछे से बाइक घुसा दी थी। सागर की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक हॉस्पिटल ले जाते हुए मर गया। तीसरे की भी हालत ठीक नहीं थी। नीता का संसार उजड़ गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। 3 दिन बाद मिश्रा जी नीता को घर ले आए। सारा माहौल बहुत टेंस था। अगले 2-3 हफ्तों तक घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, जिसे सब जब पता चला आ गया। करीब 1 महीना बीत गया था पर नीता के आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ घंटों की मुलाकात में ही वो सागर को दिलो जान से प्यार करने लगी थी।
उसका लव एट फर्स्ट साइट था। फिर एक दिन उसकी दोस्त लवली उसके पास आई और जिद के बाहर ले जाने लगी। नीता ने खूब मना किया पर वो नहीं मानी। पापा ने भी कहा आखिर उसको निकलना ही पड़ेगा। आज काफ़ी दिनों बाद वो घर से निकली थी। खुले आसमान के नीचे आते ही उसकी आंखें चुंधिया गई। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे और वजन भी बहुत कम हो गया था। 1 महीने में ही वो ऐसे लगने लगी थी जैसे 25 की नहीं 45 की है। वो रास्ता पार कर रही थी कि तभी कहीं से किसी ने बोला, वो देखो कुमारी बहू जा रही है। नीता वापस जाने को मुड़ी पर लवली ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और आगे की ओर उन लड़कों को घूरते हुए निकल गई। उस दिन के बाद नीता कभी घर से नहीं निकली। करीब 3 महीने बाद राजेंद्र नाथ जी घर पर आए हुए थे। वो मिश्रा जी के पुराने मित्र थे। उनका एक 5वीं तक का स्कूल था। नीता को वो जब से पैदा हुई तब से जानते थे। नीता को उन्होंने गोद खिलाया था। बातों बातों में उन्होंने कहा, मिश्रा जी नीता को बोलो स्कूल आया जाया करे, उसका भी मन लग जाएगा और मुझे भी मदद हो जाएगी। अब मुझसे सारा काम नहीं होता। मिश्रा जी के खूब कहने पर नीता मान तो गई पर बाहर निकलने डर उसके मन में बैठ चुका था। अगले दिन सुबह को 7:30 बजे वो तैयार तो हो गई पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा। हिम्मत जुटाकर वो घर से निकली और सर नीचे करके तेज कदमों से स्कूल के लिए निकल गई। उसकी उम्मीद के विपरीत आज उसको किसी ने कुछ नहीं कहा बल्कि 1-2 छोटी लड़कियों ने उसको नमस्ते किया जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। पिछले 4 महीनों से वो स्कूल संभाल रही थी और मास्टर जी का सारा भार उसने अपने कंधों पर ले लिया था। ये देखकर राजेंद्र जी बहुत खुश थे। एक दिन राजेंद्र जी घर आए हुए थे। उन्होंने मिश्रा जी से किसी लड़के के विषय में कुछ बात की। मिश्रा जी ने पहले तो कुछ हिचकिचाहट दिखाई पर फिर समझाने पर मानने की मुद्रा में आ गए। पर नीता से बात कैसे हो यह सोचकर उनका मन बैठा जा रहा था। फिर उन्होंने हिम्मत करके बात शुरू की। नीता बेटा आजकल काम कैसा चल रहा है? मास्टर जी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, कह रहे थे बड़ी होनहार लड़की है, जिस घर जाएगी भाग खुल जाएंगे। नीता ने गुस्से से मिश्रा जी को देखा। वो समझ गए और आगे कुछ नहीं बोले। 1 साल बीत चुका था सागर को गुजरे और मिश्रा जी की तबीयत भी अब आए दिन खराब रहने लगी थी। अपनी तरफ से मिश्रा जी को कोई परेशानी थी, बस नीता की चिंता उनको सताए ही जा रही थी। पता नहीं कि दिन भगवान के घर से बुलावा आ जाए तो नीता का क्या होगा। जब भी वो इस बारे में बात करते नीता कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को घुमा देती थी। पर आज मिश्रा जी ने एक ना सुनी, अपनी कसम देकर उसे राजी कर लिया। नीता ने भी मानो उनकी खुशी के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, मिश्रा जी तुरंत राजेंद्र जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने भी बिना समय व्यर्थ किए लड़के वालों को बुलाया भेजा। लड़के को जनरल स्टोर था। उसके घर में एक बड़ा भाई भाभी माँ पिताजी थे। एक बहन थी जिसके 2 साल पहले शादी हो गई थी। लड़का देखने में सुंदर था, बस थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसके ब्याह में परेशानी आ रही थी। सो जैसे ही उन्होंने नीता के बारे में सुना फौरन हाँ कर दी और नीता को देखकर तो बस वो सब उसके दीवाने हो गए थे। नीता ने कुछ नहीं सोचा और ना ही उसकी एक बार देखने तक की इच्छा की। वो शगुन देकर चले गए और 1 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हो गई। आज फिर वो शाम के ढलते सूरज को देख रही थी और मन में सोच रही थी कि सूरज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है किसी के ज़िंदगी में, उसको तो बस रोज़ उगना है और ढल जाना है। वो आने वाली ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी। वो तो बस पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए इस सब के लिए तैयार हुई थी। शादी का दिन आ गया था। उस दिन तक भी नीता को किसी तरह का कोई उत्साह नहीं था। उसे रह रहकर सागर की याद आ रही थी। पड़ोस की महिलाएं आती और खूब सारा आशीर्वाद देकर जाती थी और जाते जाते कहती, देखना इस बार तेरे साथ बुरा नहीं होगा बेटी, इस बार तू बहुत खुश रहेगी। सब सुनकर नीता का दिमाग और ज़्यादा खराब हो रहा था, जिससे वो भूलना चाहती थी। ये सब मिलकर बार बार उस बात को जिक्र कर रहे थे। सुबह विदा होकर वो ससुराल गई।
वहाँ उसका अच्छे से स्वागत हुआ। एक अजीब घटना घटी। राहुल घर आते ही कपड़े बदल कर दुकान पर चला गया। माँ उसे रोकती रह गई, पर वो ग्राहक आ रहे होंगे बोलकर चला गया। नीता ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी उलझनों में फंसी हुई थी। दिन में शगुनों का दौर चल रहा था। शाम होते होते सब अपने घरों को चले गए। शादी का प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसी दिन सब विदा हो गए। घर में अब बस उसकी ननद शिल्पा रह गई थी। उसकी एक छोटी सी 1 साल की बच्ची थी जिससे नीता खेल रही थी। उसको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उसे छोटी सी इनाया से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसका समय अच्छा कट गया। शाम को सबने खाना खाया और करीब 10 बजे राहुल दुकान से वापस आया और शिल्पा को आवाज़ लगाई, शिल्पा, ओ शिल्पा, खाना लगा दे, मैं नहा के आ रहा हूँ। शिल्पा ने खाना लगा दिया। उन दोनों का एक साथ राहुल आया और भड़क गया, तुझे पता नहीं कि मैं किसी के साथ नहीं खाता? तू क्या पहली बार खाना परोस रही है मेरे लिए? ये देखकर नीता सहम गई। वह धीरे से उठी और खाने की थाली राहुल की तरफ बढ़ा दी। शिल्पा भी कुछ बोल नहीं पाई, मानो राहुल के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो। राहुल अपनी थाली लेकर दूसरे कमरे में चला गया। शिल्पा थोड़ा खिचखिचाते हुए बोली, लगता है भाई ज़्यादा थक गया है, रात शादी में जगा है और दिन भर दुकान पर था। नीता कुछ ना बोली, बस खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती रही। उस रात राहुल दूसरे कमरे में ही सो गया था और शिल्पा नीता के पास उसके कमरे में थी। शिल्पा ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी नीता से। ये बात नीता को भी कुछ अटपटी लगी, पर फिर सब कुछ नया है यह सोचकर उसने बात को जाने दिया। आज सुबह शिल्पा भी विदा हो गई थी। उसके पति का रोज़ ऑफिस जाना होता था और उनको खाने की परेशानी न हो ये बोलकर हो गई थी। राहुल भी रोज़ की तरह सुबह ही दुकान पर चला गया। उसका भाई राजीव, जो किसी कंपनी में अकाउंटेंट है, वो भी हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस निकल गया था। अब घर में बस नीता, उसकी सास सुषमा और जेठानी मालती और उसके ससुर थे। मालती से नीता की ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि घर के कामों में व्यस्त होने के कारण मालती को ज़्यादा समय नहीं मिला था। पर आज सारा काम निपटा कर मालती चाय नाश्ता लेकर नीता के कमरे में आई थी। फिर उन्होंने साथ बैठकर चाय पी और खूब सारी बातें की। नीता भी मालती से जल्दी घुल मिल गई, क्योंकि नीता जानती थी कि अब इनके साथ ही सारा जीवन रहना है। और मालती भी स्वभाव की अच्छी थी। उसने अपने बारे में, अपने घर के बारे में सारी बात बताई। मालती बोली कि हमारे देवर थोड़ा मूड़ी किस्म के हैं, पर इंसान बहुत अच्छे हैं। हमसे भी कम की बात करते हैं, जबकि हमको तो अब आए 4 साल हो गए हैं यहाँ पर तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ वो अच्छे से रहेंगे। आखिर तुम उनकी पत्नी हो। नीता ने शर्मा के गर्दन झुका ली। धीरे धीरे शाम भी हो चली थी और नीता ने भी घर के कामों में हाथ बटाया था। 10 बज गए कि तभी स्कूटर की आवाज़ से नीता का ध्यान टूटा। राहुल आ गया था। नीता जल्दी से उठी और रसोई की तरफ चली गई। उसने जल्दी से गरम गरम फुलके सेक दिए और थाली लगाकर राहुल के लिए तैयार कर दी। राहुल भी नहा धोकर आ गया। नीता को थाली लाते एक बार देखा, फिर थाली लेकर खाने लगा। नीता एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। खाना खाकर राहुल ने थाली रखी और बाहर चला गया। रसोई का काम निपटाकर नीता अपने कमरे में पहुंची, पर राहुल वहां नहीं था। वो शायद अभी बाहर से नहीं आया था। यह सोच के नीता अपने बिस्तर पर एक तरफ बैठ गई और थोड़ी देर में ही उसकी नींद लग गई। सुबह मंदिर की आरती की आवाज़ से नीता की आँख खुली और वह एकदम से हड़बड़ा के उठी। हाय राम, सुबह हो गई। एक ही पल में रात की सारी बातें उसके मन में चल गई। कई सारे सवाल एक साथ आ गए। राहुल क्यों नहीं आया? उसकी मर्जी से ये शादी हुई भी है या नहीं? हो सकता है वो आया हो पर मुझे सोता देख चला गया हो। सारे सवाल वो अपने आप से पूछ रही थी। फिर जल्दी से उठकर नहाने चली गई और रोज़ के कामों में लग गई। देखते देखते 1 महीना बीत गया, पर न तो राहुल ने उससे बात की और न ही उसकी तरफ देखा ही। पर जो भी हो रहा था, नीता ने उसको अपनी किस्मत मान लिया था और चुपचाप रह रही थी। एक दिन सब किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ नीता अकेली थी। शाम के करीब 5 बजे थे। नीता अपने काम में लगी थी कि तभी डोर बेल बजी। राजीव आज ऑफिस से जल्दी से वापस आ गया था।
नीता ने दरवाज़ा खोला और पानी लेने चली गई। पानी का गिलास राजीव की तरफ बढ़ा दिया कि तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीता के हाथ से गिलास छूट गया। भैया, आप ये क्या कर रहे हो? नीता चिल्लाई। देख नीता, शोर मत कर, मेरी बात सुन, राजीव बोला। नीता डर और गुस्से से काँप रही थी। राजीव ने आगे बोलना शुरू किया। तुझे क्या लगता है कि राहुल को तू पसंद नहीं है, इसलिए वो तेरे पास नहीं आता? अरे वो नपुंसक है और ये बात घर का हर शख्स जानता है, पर लोग लाज की वजह से किसी बाहर वाले को नहीं बताया और सबके कहने की वजह से उसकी शादी भी करनी पड़ी। पर वो तेरे किसी काम का नहीं है, वो कभी तुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाएगा। देख, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सारे सुख दूंगा, बस तू किसी को बोलना मत, घर की बात घर में ही रह जाएगी। कहकर उसने नीता को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। नीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे तैसे उसने खुद को राजीव से छुड़वाया और पास में पड़े फूलदान को राजीव के सर पर दे मारा। अब राजीव पागल सा हो गया था। उसके सर पर जुनून सवार था नीता को पाने का। वह फिर जबरदस्ती करने लगा। नीता को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कोने में पड़ा डंडा राजीव की नाक पर दे मारा। वो चकरा गया और मौका देखकर नीता वहाँ से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने सारी बात मिश्रा जी को बताई। मिश्रा जी आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की। मिश्रा जी की पहचान अच्छी थी, सो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 1 महीने के भीतर ही नीता का तलाक हो गया और राजीव का रेप की कोशिश में सजा भी हो गई। अब नीता एकदम टूट चुकी थी। मिश्रा जी भी खाट पकड़ गए। उनसे अपनी बेटी की फूटी किस्मत नहीं देखी जाती थी। कई दिनों बाद नीता पिताजी की कुछ दवाइयाँ लेने बाहर निकली कि तभी कहीं से आवाज़ आई, कुंवारी बहू। नीता जड़ हो गई और फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ गई। कुछ ही दिनों में मिश्रा जी भी चल बसे। राजेंद्र जी ने उसको सहारा दिया और अपना नाम दिया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। इस बीच राजेंद्र जी भी चल बसे। अब नीता एक NGO चलाती है। कोई उसका नाम नहीं लेता, सब लोग उसको बोलते हैं कुंवारी बहू। सच में दोस्तों, कभी कभी हम लड़कियों का किस्मत भगवान इतना ख़राब कर देते हैं जो को कभी सही नहीं हो पाता। शायद हमारे पिछले जन्म का गलत कर्म हो जो इस जन्म में हम भोगते हैं। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए और सबके साथ अच्छे से रहिए।